Hello students, welcome back to your English class. How are you all? So, are you practicing English? Reading, writing and talking in class in English? Please, I would request all of you and the cats that whenever there is English period, try to speak in English. Whether you are speaking in a right way or a wrong way, but कहते हैं ना कोशिश करनी चाहिए और हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। आप इंग्लिश को जोड़ के तोड़ के जैसा भी बोलना चाहते हैं बोलें। जब आप लिखते हैं हम समझ सकते हैं अभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगी, टेंसेस की प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है, पंक्चुएशन की प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन लिखने की तो कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हम में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा और बेटर कर सकेंगे हम उसको, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, अपने बोलने की वोकैबुलरी इम्प्रूव कीजिए और राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव कीजिए और हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव कीजिए। कोशिश करिए थोड़ा कर्सिव राइटिंग सीखने की भी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जब कोई वर्ड सोचते हैं, उनका स्पेलिंग सोचते हैं, उनकी साउंड से सोचा करिए कि उनकी साउंड क्या आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा नेपट्यून, नेपट्यून व्हाट इज इट? इट इज़ अ प्लैनेट। तो अब यहाँ साउंड क्या हो रही है? न ए प ट यू न नेपट्यून, नेपट्यून। तो ऐसे साउंड से वर्ड्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ऐसे साउंड से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगे और आपको वर्ड्स ज्वाइन करने आएंगे। तो जब आप साउंड को अंदर ही अंदर सोचते हो ना तो वो और बेटर हो जाता है, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट इट्स ऑफ वेरी वेरी यूजफुल ऑल्सो। इट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ आपको पता है क्या होता है ना? जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं और जैसे कि 6-7 लाइंस लिखी, फिर दोबारा नया 6-7 लाइंस लिखी, तो पैराग्राफ चेंज होता जाता है। आप क्वेश्चन आंसर्स में भी लिखते हैं, तो वही है पैराग्राफ राइटिंग। So, क्या होता है पैराग्राफ राइटिंग? A paragraph should deal with only one topic and that has to be established. पैराग्राफ ज़्यादातर एक टॉपिक से डील करता है। सपोज मैंने कहा राइट अ पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन, तो आप पोल्यूशन से रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है ना। Every sentence in the paragraph should be concerning that topic under focus. अब जिस टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखने को दिया जाता है, आपको फोकस करके उसी टॉपिक पे ही पैराग्राफ लिखना चाहिए। After writing the paragraph, we should review and recheck all the errors. अब जब आप पैराग्राफ लिख लेते हैं तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, दोबारा रीचेक करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ मैं बताऊंगी कि आप जब भी चाहे सोशल साइंस के लिखें, इंग्लिश के लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें और एसएसटी में लिखें, कहीं भी आप जब आंसर्स लिखते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि उसको दोबारा आपको एक बार रिवाइज करना है ताकि आपकी मिस्टेक्स पकड़ी जाएं। आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, याद रखना कि एग्ज़ाम देने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि आपका ये पेपर तब ख़त्म हो रहा है जब मैम आपसे पेपर लेने लगती है, छीन रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी स्पीड एग्ज़ाम देते समय शुरू से स्पीड तेज़ रखनी है ताकि आपको एंड टाइम में एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 मिनट्स मिल जाएं जो आंसर्स आपने लिखे हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम कोई आंसर भूल जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं, मार्क करते हैं और लिखते नहीं हैं। अच्छा, कई बार हम पढ़ते हैं ना तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख जाती हैं, कई बार पढ़ते हैं तो हमें आंसर दिख जाता है कि टेंस गलत है, ये गलत है, तो हम ठीक कर सकते हैं। अगर हमें वो 10 मिनट्स मिल जाए ना, 10 to 15 मिनट्स पेपर के लास्ट के, उससे क्या होता है कि जो आपने मिस्टेक्स की हैं अगर आप उस पेपर को दोबारा रिवाइज करोगे ना, वो पकड़ी जाएंगी, ठीक है। सो कोशिश किया कीजिए कि पहले ख़त्म करें और सारा रिवाइज करें हम, और अपनी मिस्टेक्स खुद पकड़ें।
One of the easiest methods to write clearly and consistently is to start each paragraph with a topic sentence. हर पैराग्राफ को एक टॉपिक सेंटेंस के साथ शुरू करना चाहिए. The purpose of a topic sentence is to introduce the subject of the paragraph so that the reader knows exactly what to expect next. जो भी टॉपिक होता है ना, उससे रिलेटेड बिगनिंग होनी चाहिए ताकि रीडर को पता चल जाए कि आगे आगे मुझे इसमें क्या मिलेगा. Typically, a topic phrase is limited to one main theme. The remainder of the paragraph then expands on that notation by providing arguments for all illustrations of it. अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि कई बार बहुत सारी illustrations दी होती हैं, उसके हिसाब से paragraphs होते हैं. कहते हैं जो वो होता है एक ही theme से related होता है. हाँ, आगे जो illustrations दी हैं उसके accordingly paragraphs change भी होते जाते हैं. One ought to be able to guess what kind of material will flow the main sentence after reading it. जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको पढ़ते ही ये समझ आ जाना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, अब आगे कैसे कहानी बढ़ेगी. ठीक है. If the rest of the paragraph doesn't deliver on the promise of the topic phrase, the paragraph won't have enough development or coherence. अब कहते हैं कि अगर आपका जो टॉपिक फ्रेज है वो सही नहीं है, आपने लिखा, तो ये ही नहीं पता चलेगा आगे और क्या होगा इसमें और कैसे होगा इसमें. ठीक है. तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि समझ ही नहीं आएगा आगे आगे क्या होना है. ठीक है. तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी पैराग्राफ लिखते हैं. अब जैसे अगर आपको एक पैराग्राफ आ जाता है समर वेकेशन. समर वेकेशन मतलब क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियां. अब आपके यहाँ तो समर वेकेशन नहीं होती, आपके यहाँ क्या होता है, विंटर वेकेशन होती है. तो जो विंटर वेकेशन है उसके ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे. ठीक है, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट. जैसे कि समर वेकेशन, टॉपिक इज समर वेकेशन. ठीक है. इस पे इफ यू हैव टू राइट द पैराग्राफ, हाउ विल यू स्टार्ट. मैं थोड़ा सा लिख के दिखा रही हूँ. जैसे शुरू करा है उसने कैसे, इन माई सिटी समर वेकेशंस start. Summer vacations start around mid of May and end around the start of July. Around the start of July. July month. ठीक है. अब बिगनिंग इन्होंने बता दिया कि भाई ये समर वेकेशन है, और समर वेकेशन जो है वो कब शुरू होती है, मिड ऑफ मई में शुरू होती है और जुलाई की बिगनिंग तक चलती है. ठीक है. आप कह रहे हैं द चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम फार टेक रेस्ट बिकॉज दे डोंट हैव टू गो टू स्कूल फॉर दोज कपल ऑफ डेज एंड स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स. कहते हैं अब जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं हमारे स्कूल में, उनको टाइम मिलता है अपनी फैमिलीज़ के साथ रहने का, मिल के रहने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो चले जाते हैं. Teachers don't fail to assign some minimal assignments so that the students don't completely get out of practice regarding their studies. अब क्या कहते हैं कि जब हमारे को वेकेशंस होती हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स हमें क्या करते हैं, टीचर्स हमें होमवर्क देते हैं, हॉलीडे होमवर्क देते हैं, ताकि हम अपनी स्टडीज़ को भूल ना जाएं, उनको मिस ना करें और वो याद रखें हम अपनी स्टडीज़ को. ठीक है.
Kids are encouraged to go outdoors and play some sports like cricket and soccer in the evenings, and read more books that help improve their reading skills, and watch television, play mobile games with little restrictions. और क्या क्या करते हैं जब छुट्टियां होती हैं? हॉलीडे होमवर्क तो करते ही हैं, उसके अलावा हम मोबाइल पे गेम्स भी खेल लेते हैं। उन दिनों हम टीवी पे फिल्म्स, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं पेरेंट्स के साथ, है ना, और स्टडी भी करते हैं और फिर असाइनमेंट्स भी पूरी करते हैं, है ना, और गेम्स खेलते हैं बाहर, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुछ ना कुछ खेलते हैं। और जिनको रीडिंग का शौक होता है वो नॉवल बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और कईयों को शौक होता है नई नई चीज़ें सीखने का, तो वो क्या करते हैं, वो समर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, समर वेकेशन क्लासेस, जैसे पेंटिंग क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस, है ना, ये भी आप लिख सकते हो। Teachers don't fail to ask students to write an essay or present a speech on how they spend their holidays once they meet again after school reopens in July. अब टीचर्स क्या करते हैं, जब स्कूल खुलता है ना तो सब बच्चों को क्या कहते हैं, हाँ भाई बताओ आपने अपनी हॉलीडेज कैसे बिताई थी, चलो सब बच्चे उस पर एक पैराग्राफ लिखो। हाँ, तो तब आपने ऐसे पैराग्राफ लिख के आना है कि हमने हॉलीडेज कैसे बिताई, क्या क्या किया था हमने हॉलीडेज में, और फिर आपको सारा बताना पड़ता है कि समर हॉलीडेज में आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमने गए और कैसे बिताई आपने, ठीक है। ऐसे पैराग्राफ लिखा जाता है। नाउ पैराग्राफ टॉपिक इज फ्रेंडशिप। अगर ऐसे ही आपको फ्रेंडशिप पे लिखना है तो कैसे शुरू करेंगे? अब इसने बड़ा सुंदर तरीके से शुरू किया है, आपने एक सेइंग सुनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंडशिप। अ फ्रेंड इन नीड is a friend indeed. That is the definition of true friendship. अब देखो इन्होंने कितना सुंदर शुरू किया है। इन्होंने क्या सुंदर शुरू किया है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये आपने सुनी होगी, सही है ना। तो ये क्या है, फ्रेंडशिप की एक बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि जो ज़रूरत में काम आता है वही दोस्त होता है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो ये इसने शुरुआत कितनी सुंदर की है पैराग्राफ की, अगर फ्रेंडशिप पे लिखना है तो। आगे कहता है, अ फ्रेंड इज समवन हु विल नेवर लीव यू ड्यूरिंग योर हार्डशिप, सक्सेस, स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स। दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो खुशियों में तो आपके साथ होता ही है, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई आपको ज़रूरत है, कोई आपकी मुसीबत है आपके लिए कोई चीज़, तो उस और आपका फेलियर है उसमें भी वो आपका साथ देता है। वी कैन चूज़ आवर फ्रेंड्स बेस्ड ऑन आवर लाइकिंग। और हम फ्रेंड्स कैसे चूज़ करते हैं? हमें जो अच्छा लगता है उसको हम अपना फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ऑलवेज केयर, शेयर एंड सपोर्ट ईच अदर। अब जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी केयर भी करते हैं, वो आपके साथ चीज़ें शेयर भी करते हैं, वो आपको हर बात में सपोर्ट भी करते हैं, है ना। अच्छे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना। They feel joyful when we are happy and during sorrowful times they also share sadness with us. अब जो फ्रेंड्स हैं हमारी खुशी में खुश भी होते हैं, लेकिन जब हम उदास होते हैं तो वो उदास भी होते हैं, और वो ही क्या होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। True friendship is all about sharing things, making mistakes, fighting, but again forgiving and hugging to support each other. अब देखिए, दोस्ती में लड़ाई झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, आप शेयर भी करते हो, है ना, केयर भी करते हो, आपस में बहसबाजी भी करते हो, लेकिन ये सब क्या है, ये सब तो फ्रेंडशिप ही होती है।
Whenever you are in worrying or feeling down, a little talk with a friend throws out all your problems. अब friendship is an essential aspect of a happy life. अगर ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए तो अच्छी friendship जो है वो उसका एक essential part है. और दूसरा, और कभी भी आप जब चिंता में होते हो, परेशान होते हो, तो अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर लेते हो आपको अच्छा फील होता है. क्यों? कई बार कोई फ्रेंड होता है आपका, वो आपको अच्छा सजेशन देता है, अच्छी बात बताता है, तो आपको अच्छा फील होने लग जाता है. तो इसलिए कहते हैं कभी भी लाइफ में आपको डिफ़िकल्टी हो, आप कई बातें ऐसी होती हैं जो हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, अपने ब्रदर सिस्टर को नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट फ्रेंड्स को बोल के हम उनसे कुछ उनके व्यूज़, उनके आइडियाज़ ले सकते हैं और वो हमें एक सही रास्ता भी दिखा सकते हैं. ठीक है ना? सो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट ऑलवेज गाइड्स यू इन अ नाइसर वे, इजंट इट? सो ऐसे करके आपको फ्रेंडशिप पे पैराग्राफ लिखना है. ठीक है? आप ऐसे ही आपके जैसे टीचर्स हैं ये आपको और पैराग्राफ्स लिखने को दे सकते हैं. मैं एक कुछ एग्जांपल्स इसलिए बोल के बता रही हूँ कि लिखा कैसे जाता है. डिफिकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग्स. In this chapter, we started with the definition of a paragraph. A paragraph is a brief section of writing that has at least one or two sentences. Paragraph क्या होता है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसकी समरी. इसकी समरी कहती है कि इसमें क्या होता है? At least one or two paragraph में क्या होता है? brief section of writing that has at least one or two sentences. One or two sentences. ठीक है? Paragraphs are essential in writing because they provide a structure for organizing your ideas in logical order. Organizing ideas. Organizing ideas in logical order. Having a clear paragraph structure makes it easier to guide the reader through your writing. एक clear structured होना चाहिए. It should be paragraph structure makes it easier. Paragraph should be structured. ठीक है? Paragraph क्या होना चाहिए? It should be structured. So that it can makes it easier to guide the reader through your writing. राइटर को रीडर को पता चलना चाहिए कि इसके बाद ये आएगा, ये आएगा और उसे समझ आ जाना चाहिए ये. ठीक है? The following four elements unity. अब क्या एलिमेंट्स हैं इसके? एलिमेंट्स कौन से हैं पैराग्राफ राइटिंग के? एक है यूनिटी. यूनिटी होनी चाहिए जो आप लिखते हैं उसमें, यूनिटी. दूसरी है कोहेरेंस होनी चाहिए. तीसरी है अ टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस. और एक प्रॉपर डेवलपमेंट. ठीक है? एक प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए. ये है क्या? पैराग्राफ राइटिंग के 4 एलिमेंट्स. So these 4 elements should always be present in an effective paragraph. और जो effective paragraph होता है उसमें ये 4 elements होने बहुत ज़रूरी हैं. For a
for a paragraph to be cohesive, it must be totally devoted to the one subject. अगर cohesive होना है, उसमें coherence होनी चाहिए, cohesive होना चाहिए, तो वो एक topic पे पूरी तरह से dedicated होना चाहिए, ठीक है? It must be totally devoted to one subject, problem और position that is being discussed. जिस topic पे है उससे related ही सारी बातें उसमें होनी चाहिए. Practice questions, answers and the meaning of the difficult words have been discussed. ओके इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं या कुछ आप यूज़ करते हो उनको प्रैक्टिस करो ताकि आप उनको यूज़ कर सको पैराग्राफ्स में. अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हो, ट्राई टू यूज़ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स रेदर देन यूजिंग वेरी इजी वंस. ठीक है, जितना ज़्यादा आप नए वर्ड सीखोगे, उनको पैराग्राफ्स में इंक्लूड करोगे, आपका पैराग्राफ उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, रीडेबल होगा और एनीबडी टीचर और एनीबडी इज गोइंग टू लव टू रीड इट. ठीक है, अब सब कॉमन होगा तो वो तो सब एक जैसा ही लगता है. तो इसलिए ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स, एक्सप्लोर न्यू वर्ड्स, डिक्शनरी में देखो, गूगल पे देखो, डिस्कस करो उन वर्ड्स को और उनको इंक्लूड करने की कोशिश करो. ठीक है, टिल देन टेक केयर, we'll meet in the next class. तब तक please I would request the cats, please give each student a paragraph to write so that they can practice and let them think creatively. Can be a paragraph about their dream, can be a paragraph about their favorite sport, favorite maybe an artwork which they want to make or they have in their mind. तो कुछ भी anything very nice about their village, can be about the animal they love and why. So please ask them to write something about anything, whatever topic you gave, and they can even draw that. ठीक है, पैराग्राफ लिखिए, एक उसके साथ एक उसकी इमेज बनाइए कि किससे रिलेटेड पैराग्राफ है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव भी हो जाएगा. ठीक है, चलिए तब हम अब अगली क्लास में मिलेंगे. तब तक लेट्स गो, बाय, टेक केयर.